बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और कंट्रोल स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर 3 तरह के होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। और उसकी मैंने डायग्राम बनाकर भी आपको जो है वो एक्सप्लेन की थी, ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कर रहे हैं। उसकी आगे से 2 ब्रांचेस थी। एक था अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और दूसरा है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। और पिछली बार हमने अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कर लिया था, जबकि आज हमने जो है वो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को देखना है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। ले जी, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? द कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉजेज द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो आपका कंट्रोल है, जो लाइन नंबर 10, 20, 30 को चला रहा था, उसको हमने शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर, डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन, किसी खास कंडीशन पर डिपेंड करते हुए, ठीक है? सो इन GW बेसिक देयर आर many statements that conditionally transfer the control from one part of the program to other। तो हमारे पास काफी सारी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में बुनियादी तौर पर 2 हैं। तो बेटा जी, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की ये 2 लाइनें जो हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है? और इसके आगे से 2 टूल्स हैं, उनमें से एक आज हम देखेंगे, ऑन डैश गो टू स्टेटमेंट, ठीक है? चलें जी, इसको देख लेते हैं। कह रहा है इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अच्छा जी, अक्सर ना इसका जो है वो डिफरेंस आ जाता है गो टू स्टेटमेंट के साथ। तो 2 बुनियादी डिफरेंस है जी। एक तो ये कि वो सिंगल ब्रांच स्टेटमेंट था, ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है? दूसरा दूसरा वो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की जो है वो एग्जांपल थी, ठीक है ना? और ऑन डैश गो टू जो है आपको पता है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल है। कह रहा है अनलाइक गो टू स्टेटमेंट व्हिच अलाउज ओनली वन ट्रांसफर पॉइंट। गो टू में क्या था? सिर्फ एक जो है ट्रांसफर पॉइंट था। ऑन डैश गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन ट्रांसफर पॉइंट, ठीक है? अब ये क्या बात हुई? यानी एक से ज्यादा जगह पर आप कंट्रोल करवा सकते हैं, शिफ्ट करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है? कि कंडीशन जो है वो उसकी अगर वैल्यू ये होगी तो वो लाइन नंबर 1 पे जाएगा, अगर कुछ और आएगी तो 2 पे, 3 पे, इसी तरीके से ये ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है? इसीलिए तो ये कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में फॉल करता है, ठीक है? ले जी, इसका सिंटैक्स देख लें। ऑन, आगे जी न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर वो कंडीशन आपने बनानी है जिसकी वैल्यू पर डिपेंड करते हुए ये गो टू जो है लाइन नंबर N1 पर या N2 पर या N3 पर कंट्रोल को शिफ्ट करवाएगा। ये N1, N2, N3 क्या है? दीज आर वैलिड लाइन नंबर्स इन द प्रोग्राम, जहां पर आप कंट्रोल को शिफ्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है? अब एक सवाल दिमाग में आता है कि कितनी जो है कंट्रोल जगह पर हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, कितने ट्रांसफर पॉइंट इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, क्या अनलिमिटेड होंगे? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर में बेटा जी कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती। टोटल जो है 255 ट्रांसफर पॉइंट ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर हम इतने बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? कह रहे थे एक्सप्रेशन इज अ वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन। ये यहाँ पर जो आपने कोई भी एक्सप्रेशन बनाना है, उसके अंदर आपने अपने तमाम जो बेसिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कोई भी एक्सप्रेशन या सिंपल वेरिएबल या कांस्टेंट भी रख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद N1, N2, N3 जो है ये लाइन नंबर्स हैं, वो लाइन वैलिड लाइन नंबर्स हैं जहां पर आप प्रोग्राम का कंट्रोल शिफ्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है? और कह रहा था रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज 0 टू 255, यानी मैक्सिमम जो है 255 जो है ट्रांसफर पॉइंट आप बना सकते हैं, ठीक हो गया? अब इसकी जरा वजाहत मजीद देख लेते हैं। कह रहा है जी इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल एक्सप्रेशन इज 1, अगर तो ये जो कंडीशन आपने यहाँ पे रखी है, एक्सप्रेशन आपने रखा है, उसकी वैल्यू 1 आती है, कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा? द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू लाइन नंबर N1, ठीक है? इसी तरीके से अगर उसकी वैल्यू 2 आती है तो कंट्रोल कहाँ पे? उससे अगली लाइन पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर 3 आती है तो यानी इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, यानी 3 आती है तो N3 पर जो है वो ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन, ठीक है? और और इफ द वैल्यू इज लेस और मोर देन द काउंट ऑफ लाइन नंबर, यानी कि आपने वहां पर एक ऐसा लाइन नंबर लिख दिया है जो प्रोग्राम में है ही नहीं, फॉल ही नहीं करता, तो एक एरर मैसेज आ जाएगा और वो एरर मैसेज का नाम होगा आउट ऑफ रेंज, ठीक हो गया? बस इतनी सी बात उसने बताई है जी। अब इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं जो एक जनरल कैलकुलेटर का, एक आम कैलकुलेटर का जो है वो प्रोग्राम है। होता क्या है? दो वैल्यूज को एक वक्त में या तो कैलकुलेटर प्लस करता है या कैलकुलेटर जो है माइनस करता है या उसको मल्टीप्लाई करता है या डिवाइड करता है, चारों काम इकट्ठे नहीं करता। यही काम हमने जो है बेसिक के अंदर करवाना है इसमें ऑन डैश गो टू की मदद से। देखते हैं जी इसकी एग्जांपल को। ये देखें जी लाइन नंबर 5 पर वो क्या कर रहा है, इनपुट A, B। अच्छा, पहले तो ये लाइन नंबर 5 को जो है मैं आपको समझा दूं। आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ने तो कहा था स्टार्टिंग लाइन नंबर 10 होता है, ये 5 कहाँ से आ गया?
उसके अलावा एक और आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि 10, 20, 30, 40 यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर्स हैं बेसिक के अंदर, वो 10 का गैप क्यों है उसके अंदर? सीधी 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखा गया? ये एक सवाल दिमाग में उठता है ना? तो बेटा जी इसका जवाब ये है कि आप लाइन नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी आप अगर ऑटो करेंगे तो लाइन नंबर 10 से करेगा और अपनी मर्ज़ी से अगर आप 1, 2, 3 लेना चाहें तो वो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, अब सवाल है कि गैप क्यों दिया गया है? बेटा जी आपने सपोज़ करें एक प्रोग्राम बनाया है और उसके अंदर जो है आपको बनाने के बाद आपको याद आता है कि यार इन 2 लाइनों के दरमियान मुझे एक और स्टेटमेंट ऐड करनी थी, एक और जो है इंस्ट्रक्शन लिखनी थी, तो क्या करेंगे? अगर आपके पास लाइनों में गैप नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी चूँकि आपने इसका शुरू में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, लाइन नंबर मैटर करता है। लाइन नंबर 5 अगर लाइन नंबर 40 के बाद भी लिखा गया ना, तो लाइन नंबर 5 ने पहले ही एग्ज़ीक्यूट होना है, ठीक है ना? तो ये इसका तरीकाकार है। तो लाइन्स का जो ये जो गैप दिया गया है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। यानी आपने एक प्रोग्राम लिख लिया है, उसके अंदर अगर आपको नई लाइन ऐड करनी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? बड़ी आसानी के साथ। अच्छा जी, ले जी, अब इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है इनपुट स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल होती है? जहाँ हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी होती है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। देखो कैलकुलेटर है, वो हमेशा हम उसे वैल्यू देते हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई इनपुट स्टेटमेंट की तरह ही कोई जो है वो ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब सवाल ये है कि वो कैलकुलेटर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, वो दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है? बहरहाल इनपुट स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट है और ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने बड़ी डिटेल से इसको समझाया था। मैं फिर से बार-बार कहूँगा कि चैप्टर नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को के कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होते, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से आपने चैप्टर नंबर 2 को टाइम लगाना है और उसको समझना है, ठीक है? तो इनपुट स्टेटमेंट के बाद डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज होता था, जो इसने नहीं दिया, ठीक है? देना ऑप्शनल था, बहरहाल इसने नहीं दिया। मैं अभी इसको प्रैक्टिकली आपके सामने जब बनाऊँगा, तो मैं तो पैगाम दूँगा। बहरहाल उसने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए ए और बी। दोनों सिंगल प्रिसिशन है यानी यूज़र से 2 वैल्यूज़ माँग रहा है और पहली वैल्यू ए में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में चली जाएगी, ठीक हो गया? उसके बाद क्या किया, अगेन इनपुट लगाया। अब हम उसे पूछना चाहते हैं, भाई तुम करवाना क्या चाहते हो इन वैल्यूज़ को, ठीक है? एडिशन करवाना चाहते हो, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न क्या करवाना चाहते हो, ठीक है? सो डबल कोट्स के अंदर हमने उसको जो है वो मैसेज भी दे दिया। ये मैसेज के अंदर गलती नहीं होती, मैसेज आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी कैसे भी दे सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है ना? सो उसने लिखा 1 आप दे दें वैल्यू 1 दे दें, अगर आप एडिशन चाहते हैं, अगर आप सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो 2 जो है वो एंटर कर दें या फिर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो 3 एंटर कर दें और अगर डिवीजन करवाना चाहते हैं तो 4 एंटर कर दें। यानी जो भी वो नंबर एंटर करेगा वो किसमें स्टोर होगा? इस n नाम के वेरिएबल में। ये क्या है? एक सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल है। ले जी, अब हम कंडीशन यानी हमने 2 बार इनपुट स्टेटमेंट्स लगाई हैं। चूँकि दोनों बार हमें यूज़र से वैल्यूज़ चाहिए थी, ऊपर वैल्यूज़ चाहिए थी, नीचे चॉइस चाहिए थी, वो करवाना क्या चाहता है, ठीक है? अच्छा जी, अब लाइन नंबर 20 पे आज की हमारी जो मेन स्टेटमेंट है वो ऑन डैश गो टू स्टेटमेंट। ले जी ऑन एन, अब चूँकि वैल्यू मेरी एन में आ रही है तो एन को मैंने सेंटर में रखा, ठीक हो गया? डैश की जगह पे एन आ गया, गो टू कहाँ पर जाओ? 30, 40, 50 एंड 60 लाइन नंबर पर। कैसे? कब? अगर वो 1 एंटर करेगा तो लाइन नंबर 30 पे जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये 30, 40, 50 या 60 लाइन नंबर्स फिक्स नहीं हो गए हैं। आपने अपने प्रोग्राम की लॉजिक के मुताबिक जो है यहाँ पर लाइन नंबर्स देने हैं। इतनी कॉमन सेंस अब आपको होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि लकीर के फ़कीर हो जाना है, अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 10 से शुरू हो रहा है, तो लाइन नंबर डिफरेंट होंगे। आपने देखना है कि आप एडिशन कहाँ पे करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम में इसके मुताबिक लाइन नंबर 30 पे देखें क्या हो रहा है। प्रिंट, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? ये भी चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझाई थी। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट दिखाती है, यानी इसके बगैर तो कोई प्रोग्राम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो करवाना क्या है हमने? एडिशन करवाना है, ठीक है ना? तो एडिशन में क्या किया हमने? ए प्लस बी। अब प्रिंट स्टेटमेंट के बाद भी डबल कोट्स में हम पैगाम दे सकते हैं, उसने नहीं दिया। ठीक है? बहरहाल उसे देना चाहिए था, ऑप्शनल है। तो प्रिंट के बाद भी और इनपुट के बाद भी डबल कोट्स में जो पैगाम है, वो ऑप्शनल होता है, तो उसने नहीं दिया। चूँकि यहाँ पर उसको पता है कि स्टूडेंट अब जो है उसको इतनी समझ में आ गई है, तो और वो जल्दी-जल्दी इसको खत्म करना चाह रहा था बुक के अंदर, इसलिए उसने जो है यहाँ पर वो डबल कोट्स नहीं दिया। जल्दी के अंदर अक्सर लोग नहीं लिखते, बहरहाल मैं लिखूँगा। अच्छा जी, और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आपने हमेशा जहाँ पर भी इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, आपने प्रॉपर पैगाम देना है, ताकि यूज़र बेचारे को समझ में आ सके, ठीक है ना? कि आप चाह क्या रहे हैं या आउटपुट है क्या, ठीक है? एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम आप अपने लिए नहीं बना रहे, आप यूज़र बेचारे के लिए बना रहे हैं जिसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है ना? आप किसी जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम जो है उसकी आउटपुट बना रहे हैं और आउटपुट अगर यूज़र को समझ नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा? तो आउटपुट ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते ही बात समझ में आ जाए, ठीक है? बहरहाल
ले जी उसने क्या किया, ए और बी को प्लस किया और जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली ए प्लस बी होकर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है। ए और बी ऑटोमेटिकली प्लस होगा और जो आंसर आएगा यहाँ छप जाएगा। और चूंकि हम अब हमने एक वक्त में तो एडिशन ही करना था, तो एडिशन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाए, तो कॉलन लगाकर ये अगली स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, ये कॉलन क्या है, ये कॉलन जो है आपको पता है ना कि जब हमने एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी होती है तो दरमियान में क्या लगाते हैं, ये कॉलन लगता है। ठीक है, तो ये कॉलन लगाकर उसने एंड कर दिया, यानी प्रोग्राम फिनिश। यानी यूजर ने दो वैल्यूज एंटर की, उसने चॉइस दी 1 और कंट्रोल की शिफ्ट होगा 30 पर और ये एडिशन होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और यही हम चाहते थे। ठीक है, तो आप जरा देख लें कि लाइन नंबर जब चॉइस 1 आई तो पहली लाइन पर ट्रांसफर हुआ, ये N1 है आपका। ठीक है, अगर वो वैल्यू 2 देगा, यानी वो सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता है, तो कंट्रोल की शिफ्ट होगा गो टू से 40 पर होगा, यानी कंडीशन पर डिपेंड हो रहा है, एन की वैल्यू पर डिपेंड होते हुए गो टू जो है ऑन डैश गो टू उसको कन्वर्ट ट्रांसफर करवा रहा है। तो 40 पर जब होगा तो वो माइनस करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 आएगा वैल्यू वो एंटर करेगा एन में, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आपको पता है, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर उसने 4 एंटर किया, यानी वो डिवीजन करना चाहता है, एन की वैल्यू 4 आ गई तो डिवाइड होगी वैल्यू, डिवाइड के लिए आपको पता है फ्रंट स्लैश इस्तेमाल होती है। ठीक है, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। जी, इसी प्रोग्राम की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन उसने और नीचे वजाहत कर दी आपको समझाने के लिए। कह रहा है व्हेन द लाइन नंबर 5 इज एग्जीक्यूटेड द क्वेश्चन मार्क अपीयर्स, जब आप डबल कोट्स नहीं देते, ये देखे ना, इनपुट में आपने डबल कोट से पैगाम नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इन क्वेश्चन मार्क का मतलब है कुछ मांगा जा रहा है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो दिस इज इन फैक्ट प्रॉम्प्ट, यानी बेसिकली आपसे मांगा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब है मांगना। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यू एंटर करो, यानी इनपुट का क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको ये बता रहा है कि ए और बी की वैल्यूज दे। अब अगर सपोज करें यहाँ पर, तो चूंकि वो आप खुद ही बना रहे हैं तो आपको पता है कि 2 वैल्यूज देनी है, और अगर आप किसी आम बंदे के लिए बनाते हैं और आप उसको पैगाम नहीं देते, उस बेचारे को क्या पता मुझे कितनी वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है ना, लिहाजा आपने हमेशा जो है वो मैसेज देना है। लाइन नंबर 10 जो है डिस्प्ले करेगी फॉलोइंग मैसेज। लाइन नंबर 10 पे आपने ये पैगाम दिया हुआ है ना, जो भी डबल कोट्स में आपने लिखा है वो छप जाएगा। अब यूजर इसको समझेगा कि उसको क्या करवाना है। इफ वी एंटर 1 देन n takes the value of 1 and if we enter 2 3 और 4 तो n की वैल्यू वही हो जाएगी, n will take the same value accordingly। ठीक हो गया। so if the value of n is 1, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो लाइन नंबर जो है कंट्रोल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 30 पे। अगर 2 होती है तो कंट्रोल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 40 पे, और अगर n की वैल्यू 3 होती है तो कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 50 पे, और अगर n की वैल्यू 4 होती है तो 60 पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। तो आप देख लें आपका प्रोग्राम क्लियर हो गया। कह रहा है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 30, अगर 30 होगा तो एडिशन हो जाएगी, ए और बी प्लस हो जाएंगे, विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और आपको सामने स्क्रीन पर छप भी जाएगा, प्रिंट डिस्प्ले भी हो जाएगा, एंड प्रोग्राम विल कम टू एन एंड, क्योंकि आपने साथ ही एंड स्टेटमेंट लगा दी है। ठीक है, सिमिलरली अगर 40 50 60 होगा तो रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी डिस्प्लेड रिस्पेक्टिवली, यानी जिस तरतीब से अगर 40 होगा तो पहले मतलब वो कह रहा है कि 40 पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 50 पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 60 पे जाएगा डिवीजन हो जाएगा। इन तरतीब से उसने आपको बात समझा दी है। ठीक हो गया। कह रहा है जी ऊपर वाले प्रोग्राम को हम एक और अंदाज में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा गौर कीजिएगा। इनपुट वही ए बी सेम लाइन है, ये भी सेम लाइन है, यहाँ तक ये भी सेम है। आगे चेंज कहाँ पे आई, कह रहा है प्रिंट ए बी प्लस करवाया आपने, ठीक है, कॉलन एंड, यहाँ पर एंड आप कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे उसने गो टू 70, यहाँ पर अब गो टू का इस्तेमाल कर दिया, जो पीछे हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि गो टू जंप करवाएगा सीधा एंड पर, एंड उसने अलहदा से एक स्टेटमेंट बना दी है। चूंकि हम चाहते हैं कि कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म होता है, यानी प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो, प्रोग्राम खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो खत्म करवाने के लिए जरूरी नहीं कि आप एंड बार बार यूज करें, और अच्छा भी नहीं लगता। जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है वो यही कहती है कि एंड जो है वो एक बार ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये गो टू 70, अब यहाँ पर 70 लाइन नंबर आपने लिखा है, क्योंकि आपका एंड जो है वो 70 पे आ रहा है, या अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक 60 पे खत्म हो रहा है, 80 पे 90 पे जो भी हो रहा है वो लाइन नंबर यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है, सो गो टू 70 लगाकर उसने यानी कि बेसिकली इसका एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आप कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल दोनों को इकट्ठा यूज कर रहे हो, तो वहां पर ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। देखो ना कि ये है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो लाइन नंबर 20 पे हो रहा है, कंडीशनली यानी एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल यानी आप धक्के से जो है उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं लाइन नंबर कंट्रोल को कि वो इधर आ जाए, जंप कर जाए। ठीक हो गया। लें जी, अब इसी प्रोग्राम को हम जरा आपके सामने प्रैक्टिकली भी मैं करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने आपके सामने मैं करता हूँ अभी। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ऑटो करेंगे, उसके बाद
ले जी, ऑटो के बाद आपको पता है मैं हमेशा सीएलएस यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ इनपुट, और इनपुट के बाद मैंने आपको बताया हमेशा आपने पैगाम देना है, ठीक है? और पैगाम आपने जो है वो जो आप करवाना चाहते हैं, एंटर 2 नंबर्स, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक ही इनपुट स्टेटमेंट में उसने दोनों वैल्यूज़ ले रहा है। आप चाहें तो 2 अलग-अलग इनपुट स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो आप पहले ए के लिए वैल्यू ले लें और फिर बी के लिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? डबल कोट्स को बंद करें। नहीं, पहले वो लगाता होता हूँ मैं इक्वल का साइन, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद सेमी, या आपको पता है सेमीकोलन लगता है, और उसके बाद वो वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू देना चाहते हैं, तो ए कॉमा बी। ठीक हो गया बेटा जी? चलें जी, अब उसके बाद अगेन मुझे इनपुट स्टेटमेंट लगानी है, चूँकि मुझे चॉइस लेनी है, और मुझे बताना पड़ेगा उसको पहले कि 1 जो है एडिशन के लिए आप इस्तेमाल करें, ठीक है? कॉमा 2 जो है वो आप सब्ट्रैक्शन के लिए, मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर तुम सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हो तो 2 दबाओ, एंटर करो, और अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, 3 वैल्यू देंगे, और इसी तरीके से अगर आप जो है डिवीज़न करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 जो है वो ऑप्शन देंगे, ठीक हो गया? ये हम मुझसे चॉइस माँग रहे हैं, और इसको बंद कर दिया मैंने, और सेमीकोलन लगाया, और किसमें वैल्यू, अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो चाहें आप दे सकते हैं, मैं तो बुक वाले वेरिएबल ले रहा हूँ, आप अली यूज़ कर सकते हैं, ए बी की बजाय भी आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल उसने एन किया तो मैं भी एन कर लेता हूँ, ठीक हो गया? उसके बाद अब है हमारी आज की असल जो स्टेटमेंट है, ऑन डैश गो टू की बजाय अब ऑन एन गो टू कहाँ पर जा रहे हैं? अब मैं ज़ाहिर-सी बात है 40 लाइन नंबर पे तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ऑन गो टू डैश गो टू लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो एडिशन मैं करवाऊँगा वो 50 लाइन नंबर होगी। तो ये आपने सोचना है, आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि जी जो लाइन नंबर उसने दिए हैं बुक वाले ने वही आप लिख दें। अब उसके बाद अगला काम जो मैं करूँगा वो 60 पे होगा ऑफ़ कोर्स, उससे अगला काम जो होगा वो 70 पे होगा, और उससे अगला काम जो है यानी डिवीज़न जो है वो 80 पर होगा, ठीक हो गया? चलें जी, ये मैं आ गया लाइन नंबर 50 पे, और अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट, लेकिन मैं मैसेज दूँगा, ठीक है? एडिशन एडिशन इक्वल डबल कोट्स, ये सेमीकोलन, और मैं क्या करना चाहता हूँ, ए प्लस बी, और उसके बाद मुझे इसको अब यहाँ पर मैं इसी एक प्रोग्राम के अंदर गो टू भी लगा के आपको दिखाऊंगा और एंड भी करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो गई है, मैं चाहता हूँ, मैंने कॉलन लगाया और मैंने एंड करवा दिया, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अगेन प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है? डबल कोट्स में मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इक्वल डबल कोट्स और सेमीकोलन और ए माइनस बी, सॉरी ये मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, माइनस बी, उसके बाद कॉलन लगाकर अब मैंने जो है अब मैं गो टू कर देता हूँ, गो टू। अब गो टू के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम एंड कहाँ हो रहा है, आपने एंड स्टेटमेंट कहाँ लगानी है। मेरा ख्याल है मेरी एंड स्टेटमेंट 90 पे बनेगी, ठीक है? तो मैं 90 कर दूंगा, ठीक हो गया? उसके बाद आ गया जी प्रिंट और डबल कोट्स, सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया? इक्वल, और जो है वो सेमीकोलन, ए, और मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल इस्तेमाल होता है, आपको पता है। उसके बाद अगेन कॉलन, और फिर गो टू जो है 90, चूँकि मेरी एंड स्टेटमेंट 90 पे बनेगी, और उसके बाद आ गया जी प्रिंट डिवीजन, डिवीजन। अच्छा, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग गलत भी हो जाए ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो पैगाम है, मैसेज है। ये कोई कमांड का जो है वो सिंटैक्स नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय बी, और उसके बाद यहाँ पर मुझे कॉलन लगाकर एंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या गो टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उससे अगली लाइन तो एंड एंड है ही। ठीक हो गया? चलें जी, अब इसको चलाते हैं। लें जी, सबसे पहले मैंने उसको रन किया, तो उसने कहा एंटर 2 नंबर्स, तो मैं जो है वो 7, 8 कर देता हूँ, ठीक हो गया? अब वो कह रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं? यानी मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 1 प्रेस करता हूँ, ठीक हो गया? तो वो देखें एडिशन इक्वल 15 आ गया और प्रोग्राम फिनिश हो गया, इसका मतलब है मैंने एंड स्टेटमेंट लगाई थी वो हो गया। दोबारा से चलाते हैं, ठीक है? इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगेन 7, 9 कर लें आप, ठीक हो गया? अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए 3 मैंने किया, और आप देख लें कि 7 इंटू 9 63 मल्टीप्लाई होके आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा जी? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका दोबारा से मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड देखने के लिए लिस्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं। चलें जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है
वो यही है और मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स की हैं। मैंने एंड स्टेटमेंट लगाई है लाइन नंबर 50 पे ख़त्म करने के लिए और उसके बाद 60, 70 और 80 पर सॉरी 60 और 70 पर जो है मैंने गो टू 90 लगाया, तो उससे भी आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है और सिंपल एंड से भी हो रहा है। और उसके बाद 80 पर मैंने ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि 80 के बाद अगली स्टेटमेंट तो एंड ही हो रही है, ठीक है? अच्छा जी बेटा जी, इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा जी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।